आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। 69 बीपीएससी का समान अध्ययन का पहला प्रश्न पत्र आज संपन्न हो चुका है। तो आप सभी ने पेपर तो देखा ही होगा और जैसा कि आप सभी को पता है कि 68वीं बीपीएससी से सिलेबस में परिवर्तन आया है और अभी 69वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा चल रही है। और इसी को देखते हुए जो 70वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी अपनी तैयारी इसी अनुसार करनी होगी। तो इसीलिए चलिए पहले प्रश्न पत्र को देखते हैं। प्रश्न पत्र देखने के बाद ही पता चलेगा कि जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार जो प्रश्नों की प्रकृति है और जो प्रश्न का स्टैंडर्ड है वह आसान है कि मुश्किल है। जहाँ तक मेरा मानना है कोई भी प्रश्न पत्र आसान नहीं होता और कोई भी प्रश्न पत्र मुश्किल नहीं होता। वह इसलिए कि जिस प्रश्न को हम अच्छे से जानते हैं, जिस प्रश्न से हम परिचित हैं, यदि उस प्रश्न को अच्छे से प्रेजेंट करना आता है, उसके बारे में फैक्ट पता है, तथ्य पता है, तो आप उसको आसानी से दिए गए समय में लिख सकते हैं। तो वह प्रश्न आपके लिए आसान लगेगा। लेकिन वह प्रश्न जिसको आपने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी प्रैक्टिस नहीं किया, कभी अभ्यास नहीं किया, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रश्न पत्र को भी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको यह अच्छा लगा होगा, जिनको आसान लगा होगा, जिनको मॉडरेट लगा होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको यह बहुत हार्ड ही लगा होगा। हालांकि देखा जाए तो यह जो क्वेश्चन पेपर है, जो परिवर्तन हुआ है, वह सिलेबस के अनुसार ही है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी होगी और साथ ही साथ आपको विश्लेषणात्मक एवं व्यवहारिक लेखन शैली को बढ़ाना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा को देखते हुए एनसीईआरटी की जो सीरीज आरंभ की गई है, टेलीग्राम ग्रुप में जो चल रहा है, उसे आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्नों के बारे में। देख लेते हैं कि प्रश्न को एग्जाम में हम कैसे डील करेंगे ताकि जो 70वीं की तैयारी है वह हमारे अच्छे से हो सके और उसके लिए रणनीति हम अभी से ही बना लें। तो सबसे पहले देख लेते हैं सरसरी तौर पर प्रश्नों को, क्योंकि जिस प्रकार से 68वीं में मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र का मॉडल उत्तर हमारे द्वारा दिया गया था, उसी प्रकार से यदि आप लोग चाहते हैं कि 69वीं का भी मॉडल आंसर आए तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें और कमेंट करके बताएं कि 68वीं में जो आप मॉडल आंसर हमारा देखे थे, अगर वह उसके अनुसार आपको चाहिए तो कमेंट अवश्य करें। हमारी टीम द्वारा जरूर इसका मॉडल आंसर तैयार किया जाएगा और आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जाकर 68वीं के मॉडल उत्तर को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रश्न की संख्या बढ़ने से आखिर जो सिलेबस में परिवर्तन आया है, प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है, तो उसमें हम कैसे एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं और सभी शब्दों को टच कर सकते हैं, सभी प्रश्नों को टच कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एग्जाम में अगर आपका एक भी प्रश्न छूटता है तो वह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घातक स्थिति है। तो इसी चीज़ को आज हम समझेंगे और जो प्रश्न का विश्लेषण है वो हम बाद में करेंगे। उसका मॉडल आंसर भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रयास किया जा रहा है ताकि पीटी के साथ साथ लोगों का मेंस भी निकल जाए, क्योंकि हमारे जो नोट्स रहे हैं वो नोट्स काफ़ी मददगार रहे हैं लोगों को मुख्य परीक्षा में और कई लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो विश्लेषण हम कर लेते हैं। यदि आप प्रश्न को देखेंगे, यहाँ स्टैटिक्स की बात मैं नहीं करूँगा, स्टैटिक्स के लिए आप 1 घंटा मान सकते हैं, है ना। 3 घंटे का प्रश्न पत्र रहता है, तो 2 घंटे में हम समान अध्ययन के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, कितने शब्द सीमा में लिखेंगे, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आज के प्रश्न को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। तो हिस्ट्री का, जिसको कला और संस्कृति संबंधी प्रश्न है, उसमें आप देखेंगे कि 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखा जाए तो उसमें 5 प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय है। यदि आप इसे 100 शब्दों में लिखते हैं तो आपको 500 शब्दों के लिए तैयार रहना होगा अगर इस प्रश्न को पूरा लिखना है तो। दूसरा प्रश्न को देखा जाए तो ये दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें 38 मार्क्स रहते हैं और यह 350 शब्दों में यदि आप लिखते हैं तो आपके पास समय कितना रहेगा। तो 350 शब्द दीर्घ उत्तरीय को हम मानकर चलते हैं और जो छोटे वाले हैं, जो लघु उत्तरीय हैं, उनको 100 शब्द मानकर चलते हैं। तो टोटल देखा जाए तो यदि आप 1 से लेकर 6 तक
सभी प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको कम से कम 2400 शब्दों में लिखना होगा। और 2400 शब्दों को यदि आप 25 शब्द प्रति मिनट की गति से भी लिखते हैं तो आपको 96 मिनट यानी कि 1 घंटे 36 मिनट लग सकते हैं। और इसके बाद 2 घंटे में से आपके पास बस 24 मिनट ही बचेगा। तो 24 मिनट में आप क्या क्या कर सकते हैं? प्रश्न को पढ़ने, समझने, ग्राफ बनाने, उत्तर की फ्रेमिंग करने, लिखने में यदि कुछ ब्रेक आता है, हाथ दर्द हो जाता है एग्ज़ाम में जब आप कंटिन्यू लिखते हैं तो 1-2 मिनट का ब्रेक भी लेते हैं। इसके अलावा आपका जो अटेंडेंस आता है उसको भरने में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि रणनीति अगर हमारी शुरू से यही रहे कि हम प्रश्न को शब्द सीमा में लिखने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा उत्तर आप लिख पाएंगे। देखिए, इम्पॉर्टेंट यह है कि आपको प्रश्न की जानकारी है कि नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि आप उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति अलग होती है। कई बार दिमाग में फैक्ट आते भी हैं और कई बार दिमाग में फैक्ट भूल भी जाते हैं। एग्ज़ाम की मनोदशा, अगर एग्ज़ाम हॉल की जो मनोदशा होती है वह बिल्कुल ही अलग होती है। आसान से आसान प्रश्न भी दिमाग में इस प्रकार से घूमते हैं कि हम उन्हें ठीक से लिख नहीं पाते हैं। तो इस मनोदशा को ठीक करने के लिए, यानी इस मानसिक दबाव को ठीक करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आप उसके लिए अभ्यास करें। और वह अभ्यास हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अभी से ही स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि एग्ज़ाम में जो मानसिक दबाव होता है वह बहुत ही कम हो जाता है। और यही कारण है कि मैं नहीं, सभी लोग यही सजेस्ट करेंगे कि यदि मुख्य परीक्षा किसी को भी निकालना है, पास करना है, तो पढ़ने के साथ साथ उसका अभ्यास भी बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग अभ्यास करें, चाहे कहीं भी करें, लेकिन अभ्यास ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न देखा जाए तो सिलेबस के अनुसार है, कुछ ज़्यादा सिलेबस से बाहर नहीं है। कह सकते हैं कि सिलेबस में चेंज हुआ है, प्रश्न की प्रकृति में चेंज नहीं हुआ है, उसके सिलेबस में चेंज नहीं हुआ, उसका पैटर्न में चेंज हुआ है। पैटर्न क्या कि उसके पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो प्रश्न हम लेते हैं, तो पहला प्रश्न लेते हैं इतिहास का। तो भारत परिषद अधिनियम 1892, निश्चित रूप से इसको आप लिख लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दूसरे प्रश्न को अगर चले, जो बी नंबर का प्रश्न है, संथाल विद्रोह, तो इसको आप देखेंगे तो आपने सामान्यतः इसको दीर्घ उत्तरीय के रूप में पढ़ा होगा। तो 300-400 शब्दों में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर आपको 100 शब्दों में इसको समेटना है। तो निश्चित रूप से ये कब होगा? जब बड़े प्रश्न आप पढ़ते हैं तो अब अचानक से उसको कहा जाए कि आप छोटे प्रश्न के रूप में इसका उत्तर दें और संतोषजनक उत्तर दें, सभी चीज़ों को समाहित करते हुए, तो ये एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति होती है यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर संथाल विद्रोह हो, चंपारण सत्याग्रह हो, मौर्य कला और वास्तुकला हो, तो ये सब प्रश्न इसी प्रकार के हैं जो कई बार दीर्घ उत्तरीय पूछे जाते हैं और इस बार इसने लघु उत्तरीय में पूछ लिया है। तो इस तरह की रणनीति के लिए उत्तर लेखन बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही शब्द सीमा के साथ आपको प्रश्न का अभ्यास इस प्रकार से करना है कि जब दीर्घ उत्तरीय आए तो हमें क्या करना है और जब लघु उत्तरीय आए तो हमें क्या करना है। आगे बात करते हैं, बिहार में शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है। तो यह वाला प्रश्न भी देखें तो यहाँ पे विस्तृत व्याख्या मांग रही है और निश्चित रूप से यह 38 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें निश्चित रूप से यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न बन जाता है। इसके बाद चंपारण नील आंदोलन को देखें तो यहाँ भी 38 नंबर का प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, तो इसको भी आपको विस्तृत रूप में लिखना है। मैं अभी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो मॉडल उत्तर आएगा उसी पर हम लोग सब वहाँ देख लेंगे कि किस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यह प्रश्न भी बहुत ही सामान्य सा है, बहुत सारे लोग इससे जानते होंगे, परिचित होंगे और एग्जाम में उन्होंने लिखा भी होगा। नेक्स्ट है, बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। तो यह प्रश्न भी सामान्य सा है और यह सिलेबस में है, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा और कई लोगों ने अच्छा लिखा भी होगा। समस्या कब आती है? समस्या आती है जब हम कुछ नए प्रश्न देखते हैं। हालांकि करंट अफेयर का भी इस बार देखा जाए तो प्रश्न नए नहीं है और जो चर्चा में रहे हैं और उनके बारे में आप अच्छी खासी जानकारी एकत्रित किए होंगे क्योंकि आप मेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको कठिनाई नहीं आई होगी।
तो इसमें देख लेते हैं, लैंगिक रूढ़िवादी धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत सारी चर्चा में रही है। तो यह सीधा सीधा प्रश्न तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हाल ही में न्यायालय के सामने लैंगिक जो रूढ़िवादी धारणा है उससे संबंधित बहुत सारे वाद आए थे। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जो व्यभिचार वाला है, दहेज वाला है, महिलाओं के जो धार्मिक अधिकार हैं, समान नागरिक संहिता की बात कर लेते हैं, समान वेतन अधिनियम की बात कर लेते हैं, रक्षा क्षेत्र वाले बात कर लेते हैं। तो इस सभी का उल्लेख करते हुए इस प्रश्न का उत्तर देना था। तो यह देखा जाए तो सीधा सीधा प्रश्न तो नहीं है, वैचारिक प्रश्न है, और इसी प्रकार के प्रश्न सामान्यतः एग्जाम में बहुत सारे आपके टाइम को खराब कर देते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को उत्तर को हल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही बात आ जाती है, प्रैक्टिस। यदि प्रैक्टिस रहेगा तो निश्चित रूप से ये सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। देखिए, अभी यह विधेयक ही था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले यह कानून बन गया। तो मुझे आशा तो नहीं थी कि इतना अपडेटेड क्वेश्चन यह पूछ लेगा। फिर भी चूंकि विधेयक बनने की चर्चा थी तो निश्चित रूप से आप लोग इससे अच्छी तरह से परिचित होंगे। और चूंकि यह बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है तो निश्चित रूप से यह तो होना ही था कि इसे प्रश्न पूछा जाए। तो मुझे आशा तो नहीं थी कि इस बार पूछेगा, लेकिन इसने पूछ लिया तो चलो अच्छा ही है। आप लोगों ने इसको लिखा भी होगा, करंट अफेयर में बहुत चर्चा में रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एआई। तो एआई के बहुत सारे डायमेंशन हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है यहाँ पर उससे संबंधित एआई का प्रश्न पूछा गया है। तो इसका भी मॉडल आंसर हमारे अभी चैनल पर आएगा, तो अभी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित LSW का जो भी स्टूडेंट होंगे और थोड़ा बहुत भी उन्होंने पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को अच्छे से हल कर लेंगे। 7 नंबर का ही है तो 100 शब्द में आराम से वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या हैं। तो यह प्रश्न भी चर्चा में रहा है और इकोनॉमिक सर्वे बजट में भी यह आया था, तो इस कारण से यह प्रश्न भी बन जाता है। आगे बात करेंगे तो मणिपुर संकट हो गया या G20 हो गया या समान नागरिक संहिता हो गया, तो ये सभी बहुत ही चर्चा में रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। तो निश्चित रूप से ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा होगा, क्योंकि नया तो कुछ भी नहीं है इसमें। बस यही है कि इनके बारे में अच्छी समझ होगी तो किस प्रकार से प्रश्न की डिमांड है और उस डिमांड को कैसे पूरा करना है। तो यदि ये कौशल आपको आ जाता है तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर उत्तर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी टॉपिक से आए, किसी भी चीज़ से आए। तो आप मेरे मेंस के जो चैनल देखेंगे या मेरा मेंस का जो उत्तर है या जो प्रश्न की फ्रेमिंग है, कहीं ना कहीं इसी प्रकार से फ्रेमिंग की जाती है। तो आप प्रमाण के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जाइए www.gkbucket.com पे और वहाँ जाकर देखें। मेरे प्रश्नों की जो फ्रेमिंग होती है कहीं ना कहीं इसी प्रकार से होती है, ताकि सीधा सीधा प्रश्न नहीं बने। मतलब कहने का मतलब कि प्रैक्टिस में लोगों को इस तरह से कराता हूँ कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप उस सब्जेक्ट से, उस चीज़ से आप परिचित होंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा उत्तर लिख लेंगे। तो ये थे इतिहास और जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन पर एक सामान्य सी चर्चा। मुझे लगा कि एक वीडियो बना देना चाहिए ताकि लोगों को यह पता चले कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से हमें डील करना है, कितने शब्दों में लिखना है और अच्छे से एग्ज़ाम किस प्रकार से देना है। तो जहाँ भी संभव हो ग्राफ का यूज कीजिए और मैप का यूज कीजिए, काफ़ी अच्छा नंबर इन सब चीज़ों के प्रयोग से आता है। और स्टैटिक्स की तो मैं अभी बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर GS1 के जो पेपर थे उसके आधार पर आज हमने बात की। कल देखते हैं GS2 का पेपर है, तो आराम से आप लोग तैयारी करें। हालांकि तैयारी तो अब जितनी करनी थी हो गई है, लेकिन रिलैक्स करें और आराम से कल परीक्षा दें। कल के प्रश्न पत्र जो भी आते हैं उनको भी देखेंगे। और एक बार और बता दूं कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे प्रश्न पत्र नोट्स से प्रश्न पत्र, अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा हमारा, तो 60 से 70% जो प्रश्न है, जैसे समान नागरिक संहिता, G20 है ना, तो ये सब हमारे नोट्स में हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट हमारे नोट से आप उसको लिख सकते हैं। डायरेक्ट तो नहीं, सीधा सीधी तो नहीं आया है, लेकिन लिख सकते हैं। तो कल के प्रश्न आने का इंतज़ार करते हैं और कल का जो भी प्रश्न आता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो एग्ज़ाम में आप कोशिश कीजिएगा कि जो छोटे वाले प्रश्न हैं उनको 100 शब्द, उससे भी 100 शब्द के आसपास ही लिखें। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो प्रश्न छूट जाएगा। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है
कि आप लोग एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश करें सीमित शब्दों में, क्योंकि कई बार जब हम उत्तर लिखते हैं तो शब्द सीमा पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है और हम लिखते ही जाते हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और दूसरा, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटता है तो वह काफ़ी मतलब चिंताजनक स्थिति होती है, और रिजल्ट होने में, यदि रिजल्ट हो भी जाता है तो रैंक अच्छा नहीं आ पाएगा। तो सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। कल के प्रश्न पत्र के साथ जो भी विश्लेषण होगा उसको हम देख लेंगे, और बस कुछ ही दिनों में जो भी मॉडल आंसर होगा हमारा आ जाएगा।